जय हिंद। ये स्कॉलरशिप का पार्ट 2 वीडियो है, जो कि पार्ट 1 वीडियो रजिस्ट्रेशन के लिए था। तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप भरा जाएगा। तो आप वो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये वीडियो है। और फॉर्म में बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, उसका एक वीडियो मैं बनाया हूँ, जो कि यहाँ आई बटन में उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। जिसमें कि सीजीपीए कैसे डालना है, परसेंटेज कैसे डालना, अटेंडेंस कितना होना चाहिए, एनपीसीआई क्या है, ये बहुत सारी चीज उसमें आया है। मैं सबको एक एक करके कवर किया हूँ जितना नीड होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने लग रहा है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप देखते हैं स्कॉलरशिप भरना कैसे है। तो आपको यूपी स्कॉलरशिप किसी भी ब्राउजर में सर्च कर लेना है, या फिर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज परेशानी आ जाएगी। फोन मोड में रहता है तो कहीं छोटा दिखाता है, कहीं कुछ कट देता है, कहीं कुछ दिखाता नहीं, ये सब दिक्कत आती है। तो जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको स्टूडेंट में जाना है, वहां पर फ्रेश लॉगिन दिखेगा। फ्रेश लॉगिन पर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, यानी कि 1-2 सेकेंड प्रेस करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक, अदर इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक, अदर स्टेट। तो आप यूजी पीजी वाले होंगे तो आपके लिए थर्ड ऑप्शन होता है पोस्ट मैट्रिक, अदर इंटर स्टूडेंट लॉगिन। उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपना डिटेल फिल करना है लॉगिन करने के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 2023-24 जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा डालकर सबमिट करना होता है। तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आ जाता है डिजी लॉकर से सत्यापन। आप लोग जानते ही होंगे डिजी लॉकर कैसे बनाना है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसको ओपन करेंगे, अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट करेंगे, वहाँ कुछ डिटेल आएगा, उसको डाल देंगे, जैसे नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये पूछता है। पासवर्ड बनाना होता है 6 डिजिट का। फिर उसके बाद सबमिट करेंगे, ओटीपी आकर सबमिट हो जाएगा। फिर ये हो जाता है क्रिएट। फिर वही देता है आधार नंबर डालने के लिए, आधार नंबर डाल के जैसे ही ओटीपी उसका डाल के वेरीफाई करेंगे तो डिजी लॉकर अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको डिजी लॉकर अकाउंट बना लेना है। फिर जब आप यहाँ क्लिक करते हैं डिजी लॉकर सत्यापन करें, तो आपको आ जाता है नया पेज। तो वहाँ पर होता है क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आता है, जब आप ये आ जाता है लॉगिन करने के लिए, जो स्टूडेंट वाला स्कॉलरशिप होता है डिजी लॉकर के लिए, तो यहाँ डेस्कटॉप मोड काम नहीं करता है मोबाइल में। तो यहाँ आप मोबाइल मोड कर लेंगे तो ये फिर से बैक ले जाएगा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए। फिर उस पर जब क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल के सब सबमिट करते जाएंगे, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये नए वेबसाइट पर ले जाता है जो कि डिजी लॉकर का होता है। वहाँ आता है तो उसको ओके करेंगे। फिर उसके बाद डिजी लॉकर से लॉगिन करने के लिए आता है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर आता है, जब हम यहाँ डिजी लॉकर में एक बार डालेंगे अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए डिजी लॉकर, तो यहाँ पे ये एरर बताएगा, सीजन आउट बताता है। तो आप दोबारा फिर करिएगा बिना लॉग आउट बैक किए हुए। फिर दोबारा जब करेंगे तो आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा 6 डिजिट वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जाके ओपन हो जाएगा डिजी लॉकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा आधार कार्ड, फिर वही दिखाता है पैन कार्ड। अगर आपका पैन कार्ड भी डिजी लॉकर में ऐड है तो उसको अनटिक करना, क्योंकि पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, बस आधार कार्ड से मतलब है, तो आधार कार्ड की परमिशन दे तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद अलाउ करते हैं। जैसे अलाउ करते हैं तो पूरा डिटेल आधार कार्ड से उठा के आ जाता है, जैसे कि नाम, जेंडर, गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस, ये सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद वेरीफाई डिटेल करना होता है। तो यहाँ से आपका डिजी लॉकर का जो काम होता है वेरिफिकेशन वाला, वो समाप्त हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद होम पेज पे जैसे ही आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, फिर जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर। तो यही पर समस्या आ रहा था, जो कि कोर्स ही नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट करना होगा, जिसमें कि आता है नियमित और स्ववृत्ति। ये सब कॉलेज पे अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज में स्ववृत्ति नहीं होता है। स्ववृत्ति जो भी कोर्स होते हैं उनका फीस बहुत ज्यादा होता है। जैसे एमएससी बॉटनी जूलॉजी हो गया तो उसका लगभग 15,000 के ऊपर ही फीस होगा। और जो स्ववृत्ति जो नहीं होते, नियमित होते हैं, जिसको रेगुलर बोलते हैं, उसका फीस ज्यादा नहीं होता, 5-6 हज़ार के आसपास में होगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं।
बाकी तो जब आप यहाँ लिस्ट देखेंगे, जब ये आता है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा आपका है कि नहीं उस लिस्ट में। आप वहाँ देख लीजिए, आपका BA BSc बीकॉम जो भी MA MSc हो सकता है, MSc दोनों मिले थे, कि MSc में कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। जैसे जो मैं भर रहा हूँ उसमें रेगुलर MSc में मैथ और स्टैटिक्स है। फिर उसके बाद जो स्ववित्ती है यानी जिसको सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं, उसमें भी MA MSc है। तो MSc में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ये सब है। तो आप इसमें देख लीजिए आपका किसमें कोर्स है। फिर उसके बाद जो कोर्स होगा उसमें आप ब्रांच देख लीजिएगा। जैसे कि MSc होगा मास्टर ऑफ साइंस, बॉटनी केमिस्ट्री ये सब आ जाएगा। जो भी यूजी पूजी होगा उसको अच्छे देख लेना। फिर उसके बाद पूछता है कि आपका रिटर्न के आधार पे एडमिशन हुआ है, तो उसको नोट करना होता है। फिर आवासीय और दिवा छात्र पूछता है। जो स्टूडेंट घर से होकर पढ़ाई करते हैं वो दिवा छात्र होते हैं, और जिनको हॉस्टल अलॉट किया जाता है कॉलेज द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वो आवासीय सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एडमिशन पूछता है किस डेट को एडमिशन हुआ था। तो आप जिस दिन फीस जमा किए होंगे, फीस रसीद पे देखेंगे उस पर डेट मेंशन होता है, वही डेट डालना होता है। जो कि दो जगह वही डेट डालना होता है। जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है फर्स्ट ईयर, तो वर्तमान में, और जो पहले होता है दोनों का सेम ही होता है। फिर उसके बाद आ जाता है विश्वविद्यालय बोर्ड अपडेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। तो इसमें कॉलेज से पूछ कर इसको डाल लीजिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला जाता है। कुछ लोग और दूसरा नंबर भी डलवा देते हैं, तो कॉलेज वाले इसको बता देंगे। और जो स्टूडेंट होते हैं रिन्यूअल करते हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद जो 11 नंबर है वो पूछता है क्लास 12 के मेरिट या फिर अंकों के आधार पर एडमिशन हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ है तो नो, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता पूछता है। जो स्टूडेंट BA BSc बीकॉम यानी UG वाले होंगे वो डालेंगे इंटरमीडिएट, और जो PG वाले होंगे MA MSc MCOM तो वो डालेंगे स्नातक। और जो स्टूडेंट BEd वगैरह वाले होंगे, तो अगर स्नातक के बात करें यानी UG की बात करें BEd, तो UG वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर PG की बात करें तो PG वाला सेलेक्ट करेंगे। जो लोग डिप्लोमा के बात कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाला सेलेक्ट करेंगे। जिस आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, मतलब कि अगर आपका पीछे का रिजल्ट यानी कि डिप्लोमा का रिजल्ट देख के एडमिशन किया गया तो डिप्लोमा वाला डालेंगे। अगर आपका डिग्री वाला एडमिशन के हिसाब से हुआ तो डिग्री वाला डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे कौन सा होता है पाठ्यक्रम, यानी क्या आपने पीछे किया था, डिप्लोमा में क्या था, उसको लिखने के लिए आता है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद अगर कहीं आप UPSEE फिर अप या फिर JEE का नीट वगैरह का परीक्षा दिए हैं इस माध्यम से, तो उसको हाँ करेंगे, अदरवाइज ना ही करें। फिर यहाँ पर आ जाता है रिजल्ट फिलअप करने के लिए, जिसमें कि क्लास 10, 12 और UG का रिजल्ट पूछता है। अगर जो स्टूडेंट UG कर रहा है तो वो अपना डालेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण वर्ष यानी किसमें पास हुआ है, उड़ान कितना रहा है। 10th वाले जो यूपी बोर्ड के होंगे उनका 600 होता है, और इंटरमीडिएट वालों 500 होता है। यूपी बोर्ड में कितना नंबर पाए प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज निकाल के परसेंटेज डालेंगे। फिर उसके बाद बोर्ड अपडेटिंग एजेंसी का नाम डालेंगे। तो यूपी बोर्ड होगा तो यूपी बोर्ड डालेंगे, CBSE होगा CBSE डालेंगे। अगर उसके बाद भी कोई डिप्लोमा वगैरह है तो इसको ऐड न्यू करके और भी कोर्स ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद सब मिला लेंगे, ऊपर नीचे सब कुछ सही भरा हुआ है। फिर उसके बाद कैपिटल डाल का कंसर्न देंगे, फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो अब उसके बाद आ जाता है एड्रेस पे। तो हाँ, दो तरह का एड्रेस होता है, एक आवासीय अस्थायी पता होता है यानी जो परमानेंट एड्रेस होता है। फिर उसके नीचे होता है पत्र व्यवहार को बताने करंट एड्रेस, जैसे जो स्टूडेंट रूम लेकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए। तो अगर दोनों सेम है तो ऊपर वाला डाल के नीचे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर डाल दें। अगर आप डिसेबल हैं यानी दिव्यांग हैं तो उसमें से आपका जो कैटेगरी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, कितना प्रतिशत है, क्या भत्ता है, ये सब सेलेक्ट करेंगे, ID वगैरह भी दे देंगे। अगर जो दिव्यांग नहीं उसको क्लिक नहीं करेगा। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, कंसर्न देंगे, फिर उसके बाद अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं बैंक डिटेल पे। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपके आधार कार्ड से बैंक लिंक होगा वही देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे, आप किसी भी ब्राउजर में सर्च कर लीजिए माई आधार, फिर वहाँ पे जो माई आधार का वेबसाइट आएगा उस पर जाइए, फिर लॉगिन करिए आधार नंबर से OTP डालकर। फिर उसके बाद आपको दिखेगा बैंक सीडिंग, बैंक सीडिंग पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको बताएगा कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है। और यही NPCI में हेल्प भी करता है। अगर ये गलत होता है, नहीं मैच कर पाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसको सही देख लेना आधार कार्ड से कौन बैंक लिंक है, फिर उसके बाद वही बैंक अकाउंट इसमें डालना। और बैंक अकाउंट में कम से कम ट्रांजेक्शन तो करते रहना, यानी 3 महीना में कम से कम एक ट्रांजेक्शन कर देना। जो ऑनलाइन गूगल पे पेटीएम वगैरह चलाते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका ट्रांजेक्शन होता रहता है। जो लोग नहीं चलाते हैं तो 3 महीना में एक बार पैसा निकाल ही ले, फिर जमा ही कर दे, कुछ एक ट्रांजेक्शन कर दे।
तो यहाँ बैंक का नाम जो आपका बैंक होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो बैंक किस जनपद में है, किस जिला में, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ब्रांच का नाम कौन से ब्रांच में है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद खाता संख्या डालेंगे। फिर एक बार खाता संख्या दोबारा उसको कंफर्म करेंगे। IFSC कोड ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर उसके बाद जो नाम होगा पासबुक पे वही नाम डालना इसमें स्टूडेंट का, तो ज़्यादा बेटर होता है वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद कैप्चा डालना होता है। फिर उसके बाद कंसर्न देकर अपडेट करना होता है। जैसे कंसर्न देकर अपडेट करेंगे फिर उसके बाद सूद संबंधित आ जाएगा, यानी आपका फीस कितना लगा है, तो जो फीस लगा होगा उसको डालना। फिर उसके बाद कैप्चा डालकर कंसर्न देना। फिर उसके बाद अपडेट कर देना। फिर उसके बाद आ जाता है पिछले क्लास का मार्क्स जो पूछता है, जिसमें पूछता है गत वर्ष का परीक्षा फल, यानी पिछले साल का परीक्षा फल, फेल है कि पास है, या फिर रिजल्ट आया है कि नहीं। मैक्सिमम लोग तो पास ही होंगे, तभी तो भर रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर का भरा रहा है, रिन्यूअल का नहीं है, तो पास करेंगे। फिर उसके बाद क्या उनका प्रणाली रहा है, सेमेस्टर रहा है या फिर वार्षिक रहा है, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अंक कैसे मिला है, CGPA मिला है कि कैसे मिला परसेंटेज, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक, कितना नंबर पाए थे पिछले साल में। फिर उसके बाद गत वर्ष का पूर्णांक, कितना पूर्णांक था। जो स्टूडेंट UG का भर रहे होंगे BA BSc BCom वो क्लास 12 का डालेंगे, जो PG का भर रहे होंगे वो अपना UG का इसमें डिटेल डालेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा डालकर फिर उसका कंसर्न देकर अपडेट कर देंगे। तो आपके सामने आ जाता है कुछ डैशबोर्ड, जिसमें कि बोलता है कि फोटो वगैरह का ये नहीं होता, लेकिन फोटो तो इस बार अपडेट ही नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक आधार कार्ड वाला ब्यूटी वाला फोटो लेता है। अब लड़कियों बेचारी क्या होगा, फिल्टर वाला फोटो कैसे लगा पाएंगी, तो आधार वाला रियलिटी दिखा देगा। फिर उसके बाद आपको जो होम का आइकन दिखता है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण। आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे नहीं करना है, क्योंकि इसको कॉलेज में जब चेक करा करना तब इसको करना। आय जाति का जो वेरिफिकेशन आप करना है, तो यहाँ जब उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूछता है आय का आवेदन फॉर्म संख्या, जो कि उसमें होता है आवेदन क्रमांक। फिर उसके नीचे होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, तो वो डाल लेंगे आवेदन क्रमांक। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे शो कर देगा आपका कहाँ का आय है, किस जिला का, सब नंबर वगैरह, नाम, फादर नेम, फिर उसके बाद कितना इनकम है एनुअल का, सब शो कर दे। फिर उसके बाद नीचे लिखा होता है वेरीफाई इनकम डिटेल, तो उससे इनकम डिटेल हो जाएगा वेरीफाई, यानी आय का हो जाएगा। फिर उसके बाद जाति के लिए जो होता है वहाँ भी यही सेम चीज करना होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होता है, आवेदन क्रमांक डालना होता है। फिर उसके उपजाति जो होता है कैटेगरी, उसको सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के जब सर्च करते हैं तो आ जाता है यहाँ पे। फिर वही दिखाने लगता है किस जाति के हैं, कहाँ का आपका डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, फादर नेम, ये सब दिखाता है। फिर उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो आधार नंबर यहाँ वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि आपको आधार नंबर में जो नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है वो मैच होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 बार आधार नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद कैप्चा डालकर वेरीफाई आधार करना होता है, तो यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाता है। फिर उसके बाद NCPI जो है ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है जब सब कुछ सही होता है। तो फिर यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF आ जाएगा, उसको प्रिंट करा लेंगे, ले जाकर उसको कॉलेज में चेक करा लेंगे, जो गलत होगा उसको आके एडिट कर लेंगे। एडिट करके फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आता है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। ये 3 दिन के बाद प्रिंट आउट निकलता है, इसको बोलते हैं फाइनल सबमिट, इसको बोलते हैं लॉक करना। तो इसको लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद जब 3 दिन बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये ब्लू हो जाएगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, तो PDF डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको ले जाकर कॉलेज में सबमिट कर देंगे। तो ऐसे में पूरा स्कॉलरशिप आराम से स्टेप बाय स्टेप भर लीजिए। अगर स्कॉलरशिप भरने में कोई दिक्कत आता है तो कमेंट्स करके पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।